अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 का साउंड वेव्स। बेसिकली साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस चैप्टर में हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में स्टार्टिंग देखते हैं। वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस वेव्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। एक ऑब्जेक्ट में अगर वाइब्रेशन होगी तो वो अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को अल्टर करेगी, जिससे कि फिर आगे जाके वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं। वो वेव्स जिनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है प्रोड्यूस होने के लिए, उनके लिए ये रूल अप्लाई किया जाता है। जिस तरह से रिपल टैंक के ज़रिए रिपल टैंक के अंदर वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इसी तरह से साउंड की प्रोडक्शन के लिए या साउंड वेव्स की प्रोडक्शन के लिए भी हमें कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली साउंड की प्रोडक्शन के लिए हम लोग जो मीडियम यूज़ करते हैं वो है एयर का मीडियम। आपके किसी भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होना है उसके इर्द गिर्द एयर का मीडियम मौजूद होगा तो वहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। वाइब्रेशन से आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी और जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होगी, जो कि एक पॉइंट पे जाके ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिएबल होगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। गिटार में क्या होता है कि आप स्ट्रिंग्स को प्लग करते हो, स्ट्रिंग्स की प्लग करने से आगे पीछे एयर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाकर वॉइस प्रोड्यूस होना शुरू होती है, जो कि ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिएबल होती है। इसी तरह से हमारी बोलना, हमारे जो बात करने के लिए हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन होती है। वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से आहिस्ता आहिस्ता वॉइस प्रोड्यूस होती है और एक पॉइंट पे आके वॉइस इतनी लेवल की प्रोड्यूस हो जाती है कि ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिएबल हो। इसके लिए हमें वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ है हार्ट बीट। अब हार्ट बीट में क्या होता है, हार्ट एक ऑर्गन है, जब ये ब्लड को पंप करता है तो इसमें वाइब्रेशन होती है और उस वाइब्रेशन से हार्ट की बीट प्रोड्यूस होती है, जो कि डॉक्टर्स अमूमन स्टेथोस्कोप से सुनते हैं या हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। तो बेसिकली इसमें बात ये हो रही है कि किसी भी चीज़, किसी भी साउंड की प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को वाइब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा और उस वाइब्रेशन के लिए हमें एयर का मीडियम रिक्वायर्ड होता है। एक ऑब्जेक्ट में जब वाइब्रेशन शुरू होती है तो वो इर्द गिर्द के एयर मॉलिक्यूल्स को मूव करती है, उसकी मूवमेंट से बेसिकली वो वाइब्रेशन की साउंड प्रोड्यूस होती है। अगला टॉपिक साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़, कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी में साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है। आप लोगों की बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें ट्यूनिंग फोक का इस्तेमाल किया गया है। ट्यूनिंग फोक बेसिकली दिखने में कुछ ऐसा होता है। एज सुन एज आप इसको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मारते हो तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके साउंड प्रोड्यूस करने से क्या होता है कि इसके अंदर वाइब्रेशन शुरू होती है। जब आपने इसको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट किया, इसमें वाइब्रेशन शुरू होगी। जब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से या जितनी ज़्यादा ज़ोर से इसको मारा जाएगा उतनी ही ऊंची साउंड प्रोड्यूस होगी। अब साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है कि इसके अंदर वाइब्रेशन शुरू होती है। एक्टिविटी में ये डिस्कस किया गया है कि इसके ऊपर पहले एक रबर हैमर मारी गई है जिससे इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू हुई है। जब इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू हुई है तो इसको बॉल के पास लेके गए, एक ऐसा बॉल जो कि स्ट्रिंग के साथ लटका हुआ था, अपनी मीन पोजीशन पे था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। इसमें बज़ाहिर कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन जब इसको हैमर के ऊपर मारा है तो इसके अंदर वाइब्रेशन शुरू हुई है, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। इसको ले जाके जब आप बॉल के साथ टच करेंगे तो बॉल की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, एज सुन एज ये किसी और बॉडी के साथ या किसी और ऑब्जेक्ट के साथ टच करेगा, जैसे कि बॉल, तो ये अपने वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स उसमें ट्रांसफ़र कर देगा। इस बात से हम लोगों को पता लगता है कि साउंड को वाइब्रेटिंग बॉडी की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के लिए। किसी भी बॉडी में वाइब्रेशन होगी तभी साउंड प्रोडक्शन होना शुरू होगी। अब ये वाइब्रेशन ज़रूरी नहीं है कि बहुत कोई हाई इंटेंसिटी हो के हम लोगों को बीइंग ह्यूमन फील हो। बहुत माइनर लेवल पे भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने से साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। जिस तरह आप अपने सेल फोन्स का जब वाइब्रेटिंग मोड ऑन कर देते हो तो बेसिकली उसमें साउंड सारी बंद हो जाती है, लेकिन वो वाइब्रेशन मोड ऑन होने पे फ़ोन को वाइब्रेटिंग पोजीशन पे लगा दिया जाता है। कोई कॉल आएगी, फ़ोन वाइब्रेट होगा। अब वो हम लोगों को हिलता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन उसके अंदर वाइब्रेशन ऐसी प्रोड्यूस हो रही होती है कि बज़ की साउंड कंटिन्यूसली चलती रहती है। नेक्स्ट है कि मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है।
अब मटेरियल मीडियम किस तरह से रिक्वायर्ड होता है। कुछ वेव्स हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसी होती हैं जिनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है प्रोपगेशन के लिए, लेकिन कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह की वेव्स हैं साउंड वेव्स, जिनके लिए हम लोगों को मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब किस किस्म का मटेरियल रिक्वायर्ड है, ऊपर हमने बात की है कि एयर मीडियम रिक्वायर्ड है। इसके लिए एक बेल जार अपरेटस का एक्टिविटी आप लोगों की बुक में परफॉर्म करवाई गई है। बेसिकली क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक बेल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। आप उसका बटन स्विच ऑन करोगे तो बेल के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस शुरू हो जाती है। बेल आवाज़ करना शुरू कर देगी। वाइब्रेशन की वजह से उसके इर्द गिर्द एयर का मीडियम मौजूद है, इसीलिए वाइब्रेटिंग बॉडी की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रही है। अब आगे उन्होंने क्या किया हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता वैक्यूम पंप से इर्द गिर्द की एयर को वैक्यूम आउट करना शुरू कर दिया, यानी कि निकालना शुरू कर दिया। अब उस जार के अंदर बेल चल रही है, ऑन है, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस उसी तरह से कर रही है, उसकी वाइब्रेशन में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन इर्द गिर्द से एयर को वैक्यूम आउट कर दिया गया है, यानी कि एयर उसके अंदर मौजूद नहीं है उस जार के अंदर। जैसे जैसे एयर का लेवल कम होता जाएगा वैसे वैसे आवाज़ फेड होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बेल की आवाज़ बिल्कुल फेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके इर्द गिर्द की तमाम एयर को वैक्यूम आउट कर दिया गया है। अब वो जितनी मर्जी ज़ोर से चलती रहे, जब तक उसके इर्द गिर्द मीडियम नहीं होगा वो प्रोपगेट नहीं करेगी, हम नहीं सुन सकेंगे। एज सुन एज आहिस्ता आहिस्ता वापस उस जार के अंदर एयर को रिलीज़ किया जाएगा, उस तरह से दोबारा से आवाज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम लोअर टू हायर इंटेंसिटी। डिपेंड करता है कि हमारे इर्द गिर्द एयर लेवल क्या है। जितना अच्छा एयर क्वालिटी और एयर लेवल हमारे इर्द गिर्द मौजूद होगा, उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी या उतनी ही ज़्यादा ऊंचाई से आवाज़ हम सुन सकेंगे। तो इससे हम लोगों को पता लगता है कि साउंड रिक्वायर्स अ मटीरियल मीडियम टू प्रोपगेट, यानी कि साउंड वेव्स को किसी ना किसी मटीरियल की अपने इर्द गिर्द प्रोपगेशन के लिए ज़रूरत होती है, जो कि बेसिकली एयर का मीडियम होता है। थर्ड बात है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स। अब क्या होता है, इसमें हम लोगों ने एक ट्यूनिंग फोक की एग्जांपल पढ़ी है। किस तरह से कि ये ट्यूनिंग फोक है, एज सुन एज हमने इसको किसी बॉडी पे हिट किया, इसका एक पोंग हम लोगों को नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। वाइब्रेशन में क्या होता है, बॉडी हम लोगों ने पढ़ा था कि टू एंड फ्रो मूव करती है। अब एज सुन एज इस पॉइंट को हम लोगों ने हिट किया, इसके इर्द गिर्द जो एयर मौजूद है जो हम लोगों को नज़र नहीं आ रही है, वो उसके मॉलिक्यूल्स पहले जब ये स्ट्रेट है, हम इसको हिट नहीं कर रहे हैं, तो इसके इर्द गिर्द एयर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि जितनी भी एयर है वो एक जैसे लेवल पर हैं, उसके मॉलिक्यूल्स एक जितने स्प्रेड हैं। एज सुन एज हमने इसकी एक साइड को हिट किया, उसके अंदर वाइब्रेशन शुरू हुई। उस वाइब्रेशन से क्या होगा कि पहले फर्स्ट लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, वो कंप्रेस होना शुरू होंगे। कंप्रेस हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्रेशन होती है, यानी कि एक साथ जुड़ना शुरू करते हैं। अब जब यहाँ पे वाइब्रेशन शुरू होगी तो आहिस्ता आहिस्ता एयर मॉलिक्यूल्स आपस में कंप्रेस होते जाएंगे। जब फर्स्ट लेयर के एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हुए हैं तो उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट लेयर ऑफ एयर को हिट करेंगे, अपनी एडजेसेंट लेयर को हिट करेंगे, यानी साथ वाली लेयर को हिट करेंगे। उससे क्या होगा कि जो पहले यहाँ पे नॉर्मल यूनिफॉर्म मॉलिक्यूल्स थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस होंगे। अब जैसे जैसे अगले एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते जाएंगे, वैसे वैसे जो पिछले मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रेयर फ्रैक्शन में जाते जाएंगे, यानी कि अलग होते जाएंगे, आपस में अपनी ओरिजिनल पोजीशनिंग में आते जाएंगे। जब कॉन्स्टेंटली रैपिडली आप इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करोगे, यानी इसको मारते जाओगे, तो एक पॉइंट पे क्या होगा कि रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन का पूरा सीक्वेंस हमारी एयर मॉलिक्यूल्स में बन जाएगा। यानी कि कहीं पे एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड हैं, कहीं पे रेयर फ्रैक्टेड हैं, फिर कंप्रेस्ड हैं, एंड देन द सीक्वेंस गोज ऑन। अब उस सीक्वेंस से क्या होता है कि रैपिड मूवमेंट से प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन। यानी जब आप मुसलसल उसको फर्स्ट टाइम हिट करने से इतनी प्रोलॉन्ग्ड वाइब्रेशन नहीं होगी, चंद सेकंड की वाइब्रेशन होगी। लेकिन जब आप इसको कॉन्स्टेंटली रैपिडली हिट करते जाओगे तो इसके इर्द गिर्द की जो एयर है जो हम लोगों को नज़र नहीं आ रही है, वो कॉन्स्टेंटली रेयर फ्रैक्ट और कंप्रेशन के दरमियान चलती रहेगी। जब कांस्टेंट ये वाला इस एयर इसके इर्द गिर्द इस तरह से चलती रहेगी कि कंप्रेस हो रही है एंड देन रेयर फ्रैक्ट हो रही है, तो उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। यूँ ये ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशन किसी और बॉडी को वाइब्रेट करने के लिए हेल्पफुल होती है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को समझ आया होगा।
अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।